लेकिन सर, इंडिगो की जो हालत है और जो राहुल गांधी का बयान है, राहुल गांधी अभी तक जितनी भी बातचीत उन्होंने कही है किसी भी मामले में, चाहे वो देश की आर्थिक नीतियों की बात हो, चाहे वो विदेश नीति की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, जो भी वो कहते रहे अभी तक सब सब सामने दिखता रहा है। बिजनेस मोनोपोली को लेकर के वो सवाल लगातार उठा रहे थे, अडानी को लेकर के लगातार सवाल उठाते रहे हैं वो, और पूरी चीजें सामने है। सरकार कब जीतेगी सर? लोग ठीक उसी तरह से जैसे एसआईआर में बीएलओ जाने गंवा रहे हैं, लेकिन एसआईआर होके रहेगा, उतने ही समय में होके रहेगा। जय संविधान। देखिए, अब आप जो है राम प्रकाश जी, बिना बात के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो इस समय उनका कार्यालय जो है वो एक तीर्थ बन गया है, तो अब आप जो है काशी जाने की आवश्यकता नहीं, आपको वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं, रामेश्वरम जाने की आवश्यकता नहीं। वहां जाइए और उनके कार्यालय में जाके प्रसाद चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, दक्षिणा दीजिए और कामना करते हुए हाथ जोड़ के अपने घर वापस आ जाइए। पूरे आपके सारे तीर्थ भारतवर्ष के पूरे हो जाएंगे। ये आधुनिक भारत है। देखिए, माननीय मोदी जी ने ये आश्वासन दिया था कि हर जगह हवाई अड्डे खुलेंगे, बहुत सारे हवाई अड्डे खुले, आधे से ज्यादा उसमें बंद हो गए। ये आश्वासन उन्होंने नहीं दिया था कि जो हवाई अड्डे खुलेंगे उसमें उड़ानें भी भरी जाएंगी। देखिए, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। इंडिगो की बदहाली का कारण यह है, इसका माने आपदा में अवसर आने वाला है। अब आप देखिएगा, वो राष्ट्रीय सेठ और हमारे गुजरात के मित्र भी बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से वो खुश होंगे या दुखी होंगे मुझे नहीं पता। लेकिन ये समझ लीजिए, इंडिगो एयरलाइंस भी अब राष्ट्रीय सेठ के पास जाने वाली है। अब उनके पास बंदरगाह हो गए, उनके पास एयरपोर्ट्स हो गए, उनके पास हवाई जहाज होंगे। तो ये आप ये समझिए, ये जानबूझकर एक क्राइसिस पैदा की गई है। और जो आपने बताया कि सरकारी नियमों में परिवर्तन किया गया, देखिए ये लोग असल में जो आज के हमारे नीतिकार हैं, एक पॉलिसी जो गढ़वी साहब को भी पता होगी और हमारे दूसरे मित्र को भी पता होगी, ये है ट्रेड ऑफ पॉलिसी। ये ट्रेड ऑफ करते रहते हैं। जो इनके अहमदाबाद के अंदर फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ तो पता चला कि साहब जो हमारे पायलट्स हैं उन पे बहुत ज्यादा बोझ है। अब इन्हें लगा यार बहुत ज्यादा बोझ है, पहले तो उन्होंने पायलट पे सारा दोष डाला, लेकिन सारे पायलट जो है उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने उनके वर्किंग आवर्स कम कर दिए तो ये घटना घट गई। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 15-20 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसको राष्ट्रीय सेठ ने ले लिया है। और शेयर मार्केट में ये रिकमेंडेशन हो रही है कि 4-5% शेयर गिर गए, लेकिन अभी आप खरीद लीजिए क्योंकि राष्ट्रीय सेठ इसको लेने वाला है। देखिए, इस समय देश की स्थिति ऐसी हो गई है, अभी तो काशी के अंदर और प्रयागराज के अंदर पहले ये लोग आरती कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की। अभी डोनाल्ड ट्रंप की आरती करते करते अब ये पुतिन की आरती करने लगे हैं। अच्छा, पुतिन ने उधर चेतावनी दे दी है कि 7 दिन के अंदर मैं सबक सिखा दूंगा। अब ये बताइए कि जिस देश से, ठीक है हमारा पुराना मित्र है और हमेशा उसने हमारा साथ दिया है, अरे अगर उसकी आपको मदद करनी है और उससे दोस्ती निभानी है तो तेल लेते ना, उससे तेल लेते, उसको पैसा देते जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारता। अब तेल तो आपको लेना नहीं, अब आप क्या ले लेंगे उनसे? फाइटर प्लेन्स ले लेंगे। अच्छा, फाइटर प्लेन्स को सजा देंगे अपने ड्राइंग रूम के अंदर। जब पाकिस्तान लाल किले के ऊपर टेररिस्ट अटैक कराएगा और कहेगा कि हमने टेररिस्ट अटैक कराया है, तो उसके बाद आप पाकिस्तान पे काउंटर अटैक नहीं करेंगे। 3 दिन के अंदर जो है आप सीज फायर कर लेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह देंगे। तो देखिए, इस समय उनको व्यवधान मत डालिए, उनको आरती करने दीजिए। अभी पुतिन की आरती कर रहे हैं, पहले डोनाल्ड ट्रंप की आरती की थी, थोड़े दिन के बाद शी जिनपिंग की आरती करेंगे। तो आरती में उनको व्यस्त रहने दीजिए। आधुनिक भारत बन रहा है, जिस आधुनिक, अच्छा ये भी अब हवाई जहाज वाले बड़ा अपने को समझते, चप्पल वाले हवाई जहाज में उड़ेंगे। उनकी हालत देख के मुझे रेलवे स्टेशन के अंदर वंदे भारत की याद आती है। एक बार गलती से मैं लखनऊ वंदे भारत से चला गया। अरे भैया, 3 गुने दाम पे किराया और सुविधाएं इतनी बेकार, इतनी वाहियात ट्रेन खाली जा रही है, दाम दुगने तिगने हैं। अब वंदे भारत जो जा रहे हैं और उसके बाद 2-2 3-3 बार जा रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम, उनको मेरा वंदन। लेकिन देखिए, हर चीज को बर्बाद करके एक नए भारत का निर्माण होने वाला है और इस भारत का निर्माण करने के लिए पहले विध्वंस करना पड़ेगा, उसी प्रक्रिया जारी है। अखिल सर, जो राजेंद्र सर ने कहा और साथ में मैं जो सवाल समझना चाह रहा था कि आखिर जो प्रॉफिट वाले 6 एयरपोर्ट अडानी साहब को बेच दिए गए, लेकिन एयर इंडिया टाटा जी को पकड़ा दिया गया। आखिर एयर इंडिया उस समय अडानी जी ने क्यों नहीं खरीदा? और अगर ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं है तो क्या अब इंडिगो अडानी जी खरीदना चाहेंगे? देखिए, वास्तविकता यह है कि इंडिगो प्रॉफिटेबल है क्योंकि वही एक
ऐसी एयरलाइन है जो प्रॉफिटेबल है, बाकी तो सारी की सारी बिगड़ गई। उसके शेयर प्राइसेस देखिए और बाकी सबके देखिए। तो एक उसकी मोनोपोली तो आपने क्रिएट कर दी। जैसे अभी कहा राजेंद्रन साहब ने, बात बिल्कुल सही है। फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, लेज़र-फेयर इकोनॉमी का सिद्धांत यह है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हों, बहुत सारे बायर्स हों और बहुत सारे सेलर्स हों। आज बताइए किस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं? ये तो भारतीय एयरटेल इसलिए टिक गया कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी था, वरना अगर छोटा मोटा आदमी होता वो भी चला गया। अनिल अंबानी को तो बाहर मुकेश अंबानी ने कर ही दिया था, वहां भी एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती। और देखिए आपने कहा कि बाकी जो उद्योगपति हैं उनको बढ़ने का मौका क्यों नहीं मिलता। बुरा मत मानिएगा प्रशांत जी, देखिए वास्तविकता में बाकी लोगों का जन्म जो है गुजरात में नहीं हुआ है। जिनका जन्म गुजरात में हुआ है, जो गुजरात के हैं, उनको ये सुविधा, विशेष सुविधा प्राप्त है। देखिए प्रॉफिटेबल तो चीज है, लेकिन आप नहीं चाहते, और यही चीज जब अडानी जी के पास चली जाएगी। आप देखिए जो जो एयरपोर्ट्स उनके पास गए, सारे एयरपोर्ट्स के अंदर जो सुविधा शुल्क के नाम पे जो पैसा आपसे वसूला जाता है, आपको वो पैसा देना पड़ता है क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अब आप ये बताइए, जो आप टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कि टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ा देंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा देंगे। जब से पुतिन साहब हमारे देश के अंदर आए हैं, अमेरिका के किसी भी न्यूज़पेपर को देख लीजिए, हमारे देश के अंदर जो पॉल्यूशन है उसको वो इतना ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। हमारे इस दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को सारे अमेरिकन न्यूज़पेपर्स प्रोमिनेंस में दे रहे हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि 7 दिन के अंदर मैं सबक सिखा दूंगा। देखिए वास्तविकता है, आज आप बताइए कौन इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा होगा, कौन ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर्स होगा जो हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेगा और ये देखेगा ये हमारी एविएशन की स्थिति हो गई है। देखिए जो हमने इसकी बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, और बड़ी अच्छी बात की आपने, शहरों के अंदर बिल्कुल ब्रिजेस बना दिए, चमकती हुई रोड्स बना दी, हाईवेज बना दिए। लेकिन असली मुद्दा उसने आपने और ज्यादा उलझा दिया कि जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए था वो रूरल एरियाज में करना चाहिए था, जिसे पलायन ना होता। आज पूरा का पूरा आपका हिल एरिया, पहाड़ जो है बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, गांवों के अंदर सन्नाटा पड़ा हुआ है, और शहर जो है वो अर्बन स्लम्स बन गए हैं। और अर्बन स्लम्स बेचारे अपनी झोपड़ियां डालते हैं, उसको आप बुलडोजर से तोड़ देते हैं। तो हर जगह आपने परेशानी क्रिएट कर दी है। आपको मॉडर्न विलेजेस बनाने थे, रूरल एरियाज के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, वहां पे सोलर एनर्जी से आपको ऐसे कोल्ड स्टोरेजेस बनाने थे कि जो वहां का उत्पाद है उसको वो बचा पाए और उसे अच्छे दाम पे बेच पाए। आपने इकोनॉमी तबाह कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आपने केवल टोल टैक्स के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। तो देखिए जहां जहां पढ़े चरण संतन के होवे बंटाधार, वो वाली स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन तीर्थ में जाइए, वहां दर्शन कीजिए, दक्षिणा दीजिए और भगवान को प्रणाम करते हुए घर वापस आ जाइए।